नमस्कार दोस्तों, जीके फंडे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अति महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बहुत ज़रूरी हैं आपको जानने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम आज के वीडियो में बात करेंगे दूरदर्शन व सैटेलाइट टॉपिक के बारे में, जो कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो मेंस परीक्षा का एक विषय है और भी बहुत सारी परीक्षाओं में ये विषय दिया गया है। साइंस का टॉपिक है ये, और ये हमारे चैनल पर दूरसंचार और टेली सैटेलाइट की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है वीडियो मेंस क्लासेस, उसमें जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मेंस के सभी टॉपिक्स की क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ इस विषय पर, और जो बचा हुआ इस विषय का भाग है वो अगली वीडियो में बनाएंगे। अगर इस वीडियो को आप 300 लाइक के टारगेट तक जल्दी से जल्दी पहुंचा देते हैं तो तुरंत मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा और ये विषय आपको, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आज ये जो पीडीएफ के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस पीडीएफ को बनाने में बहुत सारी रिसर्च मेहनत लगी है। तो दोस्तों, ये पीडीएफ आपको विदाउट कॉस्ट नहीं मिल पाएगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दूंगा, उस नंबर पर आपको 20 रुपीज़ का पेटीएम करना है और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। जैसे ही आप 20 रुपीज़ उस नंबर पे पेटीएम करेंगे, स्क्रीनशॉट हमें देंगे, हमारी टेक्निकल टीम आपको इस वीडियो में यूज़ की गई पीडीएफ को पहुँचा देगी व्हाट्सअप के थ्रू, या आप कहेंगे तो ईमेल के थ्रू। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर वीडियो मेंस की सभी क्लासेस चल रही हैं, पूरा टॉपिक चलेगा, पूरे विषय आपको कराए जाएंगे, हर एक टॉपिक, साइंस के सभी विषय, साइंस के सभी टॉपिक आपको कराए जाएंगे। और इस टॉपिक से आपको इन परीक्षाओं में 2 से 5% देखने को मिल जाएंगे, लिहाजा ये वीडियो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः आप ये वीडियो पूरा देखें। और मैं बता चुका हूं कि 20 रुपये आपको पेटीएम करने हैं, ये नंबर है। अगर आप इस वीडियो में यूज़ की गई पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर 820-988-2017 पर 20 रुपीज़ का पेटीएम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसी नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की विशेषकर। बाकी वीडियोस की पीडीएफ जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और भी बहुत सारी जानकारियाँ बिल्कुल मुफ्त में टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलती रहती हैं, तो वहाँ से भी आप ज़रूर जुड़ें। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पर तुरंत सेट कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से मिल जाए। और प्लीज़ एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई लोगों, आप वीडियो देख लेते हो, आप जानते हो कितनी दिन रात की मेहनत इन वीडियोज़ में लगती है। एक वीडियो को बनाने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं हमें, इतना रिसर्च करके वीडियो पे इतनी मेहनत करके वीडियो बनता है। और आप लोग यार इसे कमेंट करने में ही कतराते हैं। कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड लगता है, लाइक करने में क्या जाता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं, आपको वीडियो के सभी टॉपिक करवा रहे हैं वीडियो मेंस परीक्षा के, और ये टॉपिक बहुत सारी अलग अलग परीक्षाओं में भी काम आते हैं। पशुधन सहायक परीक्षा है, कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा है, इन सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक काम आएंगे आपके। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने अपने ग्रुप्स में। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की विषय वस्तु है नौवहन उपग्रह, यानी कि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे नौवहन उपग्रह, जिनको कि नेविगेशन सैटेलाइट्स कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये टॉपिक राजस्थान आरएएस, पशुधन सहायक, लैब अटेंडेंट, कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, बहुत सारी परीक्षाओं में ये विज्ञान का टॉपिक है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में आता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहले जानेंगे आखिरकार नेविगेशन सैटेलाइट्स होते क्या हैं। देखिए, इंग्लिश में नेविगेशन सैटेलाइट्स कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है
नौवहन उपग्रह है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और उसके साथ साथ ही मैं आपको एक और तरह के उपग्रह भी बता चुका हूं। वो वीडियो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है वीडियो मेंस क्लासेस के नाम से, वहाँ पे मिल जाएगी, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको भी ज़रूर देखें। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, नेविगेशन सैटेलाइट्स को हिंदी में कहा जाता है नौवहन उपग्रह। अब नेविगेशन सैटेलाइट्स या नौवहन उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जिन्हें नेविगेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब जानते हैं कि भाई ये नेविगेशन या फिर नौवहन किस बीमारी का नाम है, क्या क्या बला है ये नौवहन नेविगेशन, आखिर होता क्या है। तो यदि मैं आपको बिल्कुल लेमैन से एकदम साधारण इंसान की लैंग्वेज में समझाऊं, तो आप ये समझिए कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ओला कैब बुक करते हैं। ओला कैब बुक करते हैं ना, ओला कैब जब बुक करते हैं तो ड्राइवर आपसे आपकी मंजिल का बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पूछता कि भाई साहब ये जो आप जिस जगह जाना चाहते हैं ये जगह कितने देशांतर कितने अक्षांश पे स्थित है। तो वो क्या करता है, उस जगह को गूगल मैप्स पे सर्च करता है, और फिर गूगल मैप अपने आप ही उसको रूट्स बताता है, अलग अलग रास्ते बताता है उस जगह पे पहुंचने के लिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को नेविगेशन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे नौवहन या नेविगेशन का मतलब क्या होता है। किसी भी वस्तु की स्थितियां या फिर लोकेशन के बारे में जानकारी एकत्रित करना नौवहन या नेविगेशन कहलाता है। ये ओला कैब का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब नौवहन का ही मैं आपको एक और सिंपल सा डेली लाइफ का उदाहरण देता हूँ जो अक्सर आप लोग यूज करते हैं। सपोज करिए आप जयपुर में रहते हैं और आपका सेंटर आया उदयपुर में एग्जाम देने के लिए। आप वहाँ गए, उदयपुर शहर से बिल्कुल अनजान है, आपको शहर की कोई जानकारी नहीं है। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आप उतरे और आपने देखा कि एडमिट कार्ड में मेरा एग्जाम सेंटर जो है उसका नाम क्या है। तो अब आपको उदयपुर शहर की जानकारी नहीं है। आपने अपने मोबाइल पे इंटरनेट ऑन किया, गूगल मैप्स ऑन किया, और क्या करते हैं, अपने एग्जाम सेंटर का नाम डाल देते हैं और अपनी करंट लोकेशन ऑन कर लेते हैं ताकि आपका मोबाइल फ़ोन आपकी करंट लोकेशन जान ले, और करंट लोकेशन से आप जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से आपको वो आपके एंटर किए हुए एग्ज़ाम सेंटर का रास्ता बताता है। और फिर वो एक मैप दिखाता है कि आप दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, इस डायरेक्शन में चलिए, इतने किलोमीटर दूरी पे है। तो वो जो डायरेक्शंस आपको मिलती हैं नेविगेशन का, वो जो मैप गूगल मैप आपको मिलता है उस जगह तक पहुंचने के लिए, यही प्रक्रिया को नेविगेशन कहा जाता है। समझ गए? बिल्कुल ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया नेविगेशन आखिर किस बला का नाम है। तो देखिए, यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हमेशा बिल्कुल ही रूट लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ साइंस के, विशेषकर साइंस के टॉपिक को, क्योंकि साइंस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। साइंस विषय समझना सबके बस की बात नहीं होती है, इसको बिल्कुल ही साधारण लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। तो अब मेरे ख्याल से आप नौवहन या ये नेविगेशन समझ गए होंगे, आखिर नेविगेशन या नौवहन प्रक्रिया होती क्या है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। क्राइम जब करते हैं क्रिमिनल्स, जब टेररिस्ट आतंकवादी हमले करते हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए जो हमारी जांच एजेंसियां हैं या पुलिस फोर्स है या गवर्नमेंट है, वो इन्हीं सैटेलाइट्स का यूज़ करती है। और उनके द्वारा जो भी उपकरण यूज़ किए जाते हैं जैसे सैटेलाइट फ़ोन्स या फिर मोबाइल फ़ोन्स, उनके ज़रिए से इन उपग्रहों का, नौवहन उपग्रहों का इस्तेमाल करते हुए उनकी सटीक जानकारी ले लेती हैं कि भाई ये इस समय ये आतंकवादी किस जगह पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर हैं ये लोग प्रेजेंटली। ठीक है, पूरा विस्तार से समझाएंगे, आगे चल के पूरा टॉपिक एकदम खोल के समझाऊंगा आपको, तो टेंशन ना लीजिए, बस वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें। आपको इस विषय से वीडियो परीक्षा में 2 से 5% देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि उपग्रह नौवहन एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से उपग्रहों का उपयोग करके किसी भी वस्तु की भू-स्थानिक अवस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी वस्तु के अक्षांश, देशांतर व ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है।
यानी कि कोई भी वस्तु पूरी पृथ्वी पे कहाँ पे लोकेटेड है, किस लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर और उसकी हाइट क्या है, ये सभी चीज़ें, जानकारी इन सभी के बारे में किसी भी वस्तु के पता लगाई जा सकती है नेविगेशन या नौ वहन उपग्रहों के उपयोग से। और अगर पूरी पृथ्वी का नौवहन करना चाहते हैं कोई भी देश या कोई भी सरकार, संपूर्ण पृथ्वी की नौवहन करना चाहती है, तो उसे कम से कम इस प्रक्रिया में 24 नौवहन उपग्रहों की आवश्यकता होगी। इससे कम अगर एक भी हुआ तो वो पूरी पृथ्वी को नौवहन प्रक्रिया नहीं कर पाएगा, कंप्लीट अर्थ को। समझ रहे हो? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बताते हैं कि किसी भी वस्तु की लोकेशन हमेशा 3 डायमेंशनल होती है। आप जानते हैं हर एक चीज़ जो हम यूनिवर्स में, स्पेस में देखते हैं, हमेशा 3 डायमेंशनल में होती है। ठीक है, यानी कि हमेशा किसी वस्तु की लोकेशन मापने के लिए 3 मापों का होना ज़रूरी होता है: अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई। पूरी पृथ्वी पर नौवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अगर पूरी अर्थ पर हम नेविगेशन सर्विसेज या नौवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं पूरी की पूरी धरती के ऊपर, तो हमें कम से कम 24 नौवहन उपग्रहों की जरूरत होगी। इससे कम एक भी हुआ तो ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा। और किसी भी वस्तु का त्रिविमीय क्या होता है? त्रिविमीय होता है, इंग्लिश में बोले तो 3D, त्रिविमीय स्थिति, लोकेशन इन 3D। ठीक है, किसी भी वस्तु की 3D लोकेशन का पता लगाने के लिए कम से कम 4 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम से कम कितने उपग्रह लगेंगे किसी वस्तु का 3D लोकेशन क्या है ये पता करने के लिए? 4। पूरी धरती पर अगर हम नेविगेशन सर्विसेज, नौवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं तो कम से कम कितने सैटेलाइट्स लगेंगे? 24। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो में कुछ समझ ना आए, कोई भी दिक्कत परेशानी रह जाए, आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई प्रॉब्लम हो, सवाल हो, आप कमेंट करके बेझिझक पूछिए। मुझे बहुत ही खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके, आप लोगों की सहायता करके, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। देखिए, नौवहन तंत्र के 3 मुख्य अव्यय होते हैं। अब ये जो नौवहन पूरा सिस्टम होता है, नेविगेशन सिस्टम, इसके मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 भाग या 3 हिस्से होते हैं। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम देख लीजिए। सबसे पहला होता है स्पेस सेगमेंट, दूसरा होता है कंट्रोल सेगमेंट, तीसरा होता है यूजर सेगमेंट। ठीक है, ये 3 हिस्से होते हैं। किसी भी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट तथा यूजर सेगमेंट। अब अगर बात करें स्पेस सेगमेंट की, तो स्पेस सेगमेंट दरअसल वो एरिया या वो हिस्सा या वो भाग होता है जहाँ पे कि ये नवग्रह सैटेलाइट्स उपस्थित होते हैं। अब ये कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये तो हम जानते हैं कि ये सभी जितने भी तरह के सैटेलाइट्स हैं ये अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो अंतरिक्ष में उपलब्ध होते हैं, और ये उपग्रह अंतरिक्ष में स्थित होते हैं ना, तो उसी एरिया को, उसी अंतरिक्ष वाले हिस्से को स्पेस सेगमेंट कहा जाता है। किसी भी नौवहन तंत्र का जो पहला पार्ट है स्पेस सेगमेंट, वो क्या होता है? वो वह भाग है जहां पर कि ये उपग्रह स्थित होते हैं। अब ये कंट्रोल सेगमेंट क्या है? कंट्रोल सेगमेंट नौवहन तंत्र का वह भाग होता है जो निर्धारित करता है कि किसी भी उपभोक्ता को कितनी सटीकता के साथ नववहन प्रक्रिया की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रोल सेगमेंट जो है ये नेविगेशन सिस्टम का वो वाला पार्ट है जो इस बात को कंट्रोल करता है कि हाँ भाई कौन यूज़र है और उसको हम नेविगेशन की जो सर्विसेज हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारियाँ हैं, ये कितनी एक्यूरेसी के साथ दें। क्योंकि हर किसी को सेम राइट्स उपलब्ध नहीं है नेविगेशन सर्विसेज यूज़ करने के मामले में। क्योंकि जो पुलिस अधिकारी होते हैं या जांच एजेंसियां होती हैं या गवर्नमेंट्स होती हैं या गवर्नमेंट की बहुत सारी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं, उनको
ये सैटेलाइट्स होते हैं नौवहन उपग्रह, ये ज़्यादा सटीकता से जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जो आम आदमी होता है, नागरिक जो देश का होता है, कॉमन मैन, उसको इतनी सटीकता से इंफॉर्मेशन दिए जाने का अधिकार नहीं होता है। तो ये जो कंट्रोल सेगमेंट है नेविगेशन सैटेलाइट्स सिस्टम का, ये इस बात को कंट्रोल करता है कि हाँ भाई, कौन उपभोक्ता है और मुझे इसे जो जानकारी देनी है वो कब, कैसे और कितनी सटीकता से देनी है। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, गूगल मैप्स जब आप यूज़ करते हैं तो आपके पास लिख के आता है कि एक्यूरेट अप टू 5 to 10 मीटर्स, इस तरीके से लिख के आता है ना। मतलब जो जानकारी आपको दी जा रही है वो 5 से 10 मीटर तक वेरी कर सकती है, ठीक है, इतनी ही उसकी सटीकता होती है। लेकिन जब कोई पुलिस अधिकारी या कोई जांच एजेंसियां या सरकारी संस्थाएं जब नेविगेशन सैटेलाइट का उपयोग करके ये नेविगेशन सुविधाएं लेती हैं, तो उनके पास जो जानकारियां आती हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होती हैं, एकदम मतलब सेंटीमीटर्स का भी फर्क नहीं होता उसमें। तो आई होप आपको कंट्रोल सेगमेंट समझ में आया होगा। फिर यूजर सेगमेंट की बात करते हैं। यूजर सेगमेंट नौवहन तंत्र का वो हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत वे सभी संस्थाएं और वे सभी लोग आते हैं जो कि नौवहन तंत्र का उपयोग करते हुए नौवहन की जानकारियां उपभोग करते हैं। तो यूज़र सेगमेंट ऑब्वियसली नाम बता रहा है कि यूज़र सेगमेंट वो वाला पार्ट या हिस्सा है नेविगेशन सिस्टम का जिसमें कि यूज़र्स, उपभोक्ता प्रेजेंट होते हैं। यूज़र्स कौन है? हम लोग, जो कि गूगल मैप्स वगैरह का यूज़ करके नेविगेशन सर्विसेज का उपभोग करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि नौवहन प्रणाली जो है कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, किस तरीके से ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और किन किन को ये सेवाएं मिल पाती हैं। देखिए, नौवहन प्रणाली जो है ये 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। पहली सेवाएं हैं स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज। अब ये सेवाएं जो होती हैं ये हर एक के लिए होती हैं। हर एक भारतीय नागरिक या उस देश का नागरिक जो भी होता है उसके लिए ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज। ओके। और दूसरी सेवाएं होती हैं रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो होती हैं ये केवल सेना व सरकारी संस्थाओं के लिए होती हैं, ये आम नागरिक के लिए नहीं होती हैं। और जो आम नागरिक के लिए सेवाएं होती हैं नौवहन की, उनको कहा जाता है स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज। लेकिन जो स्पेशली गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है और सेना है, इनके लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं नेविगेशंस की, वो जो सेवाएं होती हैं वो रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज के अंडर आती हैं। और भाई इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नौवहन की स्टैंडर्ड सेवाओं के अंतर्गत उपभोक्ता को 5 से 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आपने देखा होगा गूगल अर्थ या गूगल मैप पे जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं या लोकेट करने की, उसकी स्थिति जानने की, लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास जो मैप या डाटा आता है तो वो आपको लिख के दिखाता है कि भाई दिस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट अप टू 5 to 10 मीटर्स, है ना, ऐसे दिखाता है ना, लिखा हुआ, देखना आप कभी ध्यान से, ये चीज़ दिखाता है उसमें। और ये जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है ये बिल्कुल लाइव जानकारी नहीं होती है, ये 2-3 दिन पुरानी या 5 दिन पुरानी अपडेटेड जानकारी होती है उस चीज़ के बारे में। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड जो सेवाएं होती हैं इनके अंतर्गत लाइव फीड दिया जाता है, एकदम लाइव। लाइव का मतलब क्या होता है? रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम का मतलब ये होता है कि जिस समय वो चीज़ की जा रही है उसी समय, एग्जैक्ट उसी समय। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड सेवाओं के अंतर्गत लाइव फीड के माध्यम से बेहद ही सटीक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं ये केवल सेना व सरकारी संस्थाओं द्वारा ही उपयोग में ली जा सकती हैं, आम नागरिक के लिए ये सेवाएं नहीं हैं। आम नागरिक के लिए जो सेवाएं हैं वो हैं स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी
और आपको इसी तरीके की साइंस विषय पे और भी टॉपिक्स की क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे हमारे चैनल पर ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, मेंस, मुख्य परीक्षा की सभी विषय की वीडियो सीरीज चल रही है। ये उस सीरीज का 6ठा लेक्चर है, 6th क्लास है, और साइंस की ये 2nd क्लास है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर काफ़ी सारा डिस्कशन और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहां से पता लगी रहेंगी आपको। बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि विश्व में प्रमुख नौवहन तंत्र, वर्ल्ड में जो मुख्य मुख्य नेविगेशन सिस्टम्स हैं आज की डेट में जो सक्रिय हैं उनके बारे में। देखिए जीपीएस बहुत ही कॉमन हो चुका है, आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन नहीं भी जानते होंगे तो आपने नाम जरूर सुना होगा जीपीएस, क्योंकि बहुत ही कॉमन हो चुकी है ये सर्विस। अब ये जीपीएस जो होता है, इसने इस सर्विस को बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर दिया है, मतलब इसकी जगह लोग नाम ही इसी चीज का लेते हैं कि जीपीएस। नेविगेशन के वर्ड को इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जिस तरीके से आप जानते हो, जैसे कुछ कुछ ब्रांड या कुछ कुछ सेवाएं इतनी कॉमन या इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि वो उस ब्रांड के नेम को ही सब्स्टिट्यूट कर देती हैं उस सुविधा के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए या उस सर्विसेज के लिए। मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा अभी। देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोग बस शॉप पे जाते हैं और क्या मांगते हैं कि कोलगेट दे दीजिए। अब कोलगेट तो एक ब्रांड है, लेकिन उनका कोलगेट दे दीजिए कहकर उनका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोलगेट ब्रांड का पेस्ट दीजिए। उनका मतलब होता है कि भाई टूथपेस्ट दे दो कोई सा भी। अब टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट, इसको इस कोलगेट नाम के प्रोडक्ट ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इतना कॉमन, इतना पॉपुलर हो गया था ये। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा LIC का। अब लोग LIC को जानते हैं अच्छे से। LIC एक्चुअली एक ब्रांड है, एक कंपनी है, इसका काम है जीवन बीमा करना। अब इसी तरीके से इस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं, HDFC है, कोटक है, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो जीवन बीमा करती हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि मैंने कोटक करवाया है, कि मैंने HDFC करवाया है? नहीं। लोग क्या कहते हैं, मैंने LIC करवाई है, चाहे उसने HDFC से करवाया हो इंश्योरेंस, लेकिन बोलेंगे क्या, LIC करवाइए। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि वो ब्रांड के नेम को या उस सर्विस के नेम को या फिर उस प्रोडक्ट के नेम को बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर देती हैं। इसी तरीके से जीपीएस बहुत ही कॉमन सर्विस है, लोग ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं डिटेल के बारे में, लेकिन इसका नाम बच्चे बच्चे ने सुना हुआ है। अब देखिए, जीपीएस जो सर्विस है ये USA की है। वीडियो में आगे मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में, ये सभी सर्विसेज आपको जीपीएस के बारे में, नाविक के बारे में सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए। जीपीएस जो है ये सर्विस कहाँ की है भाई, अमेरिका की है। दूसरी जो सर्विस है नेविगेशन सिस्टम जो वर्ल्ड में दूसरा फेमस है वो है लोनास। क्या है, ग्लोनास। अब ये ग्लोनास कहाँ का है नेविगेशन सिस्टम, ये है रसिया का। रसिया आप जानते ही हो, अभी कुछ समय पहले रसिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ था, तो रसिया का है ये ग्लोनास। तीसरा बात करते हैं बाइडू की। बाइडू जो है ये नेविगेशन सिस्टम है चाइना का, ठीक है। फिर आता है गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम जो है ये यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है, यूरोपीय संघ का नेविगेशन सिस्टम है गैलीलियो। फिर आता है नाविक या फिर IRNSS, ये नेविगेशन सिस्टम हमारे देश इंडिया का है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर रहे हैं सबसे पहले जीपीएस के बारे में। जीपीएस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीपीएस है ये नेविगेशन सिस्टम, ये USA यानी कि अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, और इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अमेरिका का नौवहन प्रणाली तंत्र है ये, मैं आपको बता चुका हूं। इसे नेव स्टार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या नाम है इसका, नेव स्टार। अब ये नेव स्टार की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग।
जीपीएस का दूसरा नाम क्या है? नेवस्टार। और नेवस्टार की फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। ठीक है। इसका नियंत्रण यूएसए की वायुसेना के पास है। अब ये जो सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम, यूएसए का, अमेरिका का, इसका जो कंट्रोल है, भाई कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए। ये थोड़ी है कि बस सिस्टम बना दिया और वो अपनी मर्जी से ही चलता रहेगा, उसका किसी का नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब ये नेविगेशन सिस्टम तो बना दिया यूएसए ने, अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो ऑथोराइज्ड कंट्रोल है वो जो अमेरिका की एयरफोर्स है उसके पास है। तो आप अपने फ़ोन में अगर ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं, बोलते हो ना आप बहुत सारे लोगों को, अरे यार तेरा जीपीएस ऑन करना। मोबाइल में अगर आप सर्विसेज यूज़ करते हैं जीपीएस, या फिर आपका मोबाइल अगर जीपीएस बेस्ड है, तो फिर भैया आपका जो मोबाइल का कंट्रोल है जीपीएस का, वो किसके पास है? वो है अमेरिका की एयरफोर्स के पास। समझ गए? चलिए देखते हैं आगे। और ये जो जीपीएस नौवहन प्रक्रिया है, ये जो जीपीएस नौवहन तंत्र है अमेरिका का, ये वर्ष 1978 में ही इसका पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। जीपीएस सर्विसेज का पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो 1978 में लॉन्च किया गया था, और इस प्रणाली ने 1955 में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि जीपीएस का पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? जीपीएस प्रणाली का पहला सैटेलाइट वर्ष 1978 में लॉन्च किया गया था, 1978 के अंदर। और ये जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है, इसने पूर्ण रूप से 1995 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। इस प्रणाली में कुल कितने उपग्रह हैं? अभी तक, आज तक की डेट में इस प्रणाली में कुल 32 उपग्रह जोड़े जा चुके हैं। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के अंदर आज की डेट में करंटली प्रेजेंटली टोटल 32 सैटेलाइट्स हैं, और ये नंबर कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि समय के हिसाब से उपग्रह लॉन्च किए जा सकते हैं और कुछ उपग्रह कार्य करना बंद भी कर देते हैं। तो आप इनको अपडेट समय समय पे करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको अपडेट्स की जानकारी देते रहते हैं। तो इस प्रणाली में कुल 32 उपग्रह हैं फिलहाल। ये उपग्रह मध्य भूकक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। ठीक है। और जीपीएस प्रणाली में जो 32 के 32 उपग्रह हैं, इनकी जो कक्षा है वो क्या है? मध्य भूकक्षा। मध्य भूकक्षा में ये लॉन्च किए गए हैं, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। अब बात कर लेते हैं नाविक के बारे में। नाविक जिसको कहा जाता है IRNSS। अब ये जो नेविगेशन सिस्टम है, नौवहन तंत्र है जो नाविक नाम से, ये भारत का है। ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अब कॉन्स्टिलेशन क्या होता है भाई? कॉन्स्टिलेशन होता है नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है सर? नक्षत्र होता है तारों का समूह। तो यहाँ पे मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, मतलब ये जो नाविक नाम का उपग्रह का एक नक्षत्र बना दिया है भारत सरकार ने, इसका उपयोग करके नेविगेशन सुविधाओं को प्राप्त करना। ठीक है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। यह भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रणाली जो है, नौवहन तंत्र जो है नाविक नाम से, ये भारत का है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यहाँ पे पता है क्या है? ये क्षेत्रीय प्रणाली है, मतलब रीजनल, मतलब इंडिया अपने क्षेत्र में, अपनी ही बॉर्डर्स में, अपनी ही सीमाओं में रहते हुए इसका उपयोग करता है, बाहर इसका उपयोग नहीं करते हैं हम।
ठीक है, जीपीएस जो है वो रीजनल प्रणाली नहीं है, वो ऑल ओवर द अर्थ है। लेकिन ये जो हमारा नाविक है, नौवहन तंत्र, ये रीजनल है, क्षेत्रीय है, जिसे कि IRNSS भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बहुत सारे एग्जामों में ये जो फुल फॉर्म है IRNSS, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है और इससे जुड़ा और भी अलग अलग सवाल आए हुए हैं। नाविक से जुड़े हुए भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए, भारत की सीमा से ये जो नाविक है ये 1500 किलोमीटर की पारस में नौवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है। मतलब भारत की जो बॉर्डर है उसके आसपास 1500 किलोमीटर तक, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान, इधर 1500 किलोमीटर तक ये नेविगेशन सिस्टम हमें जानकारियां उपलब्ध करा देता है नाविक। भारत की नौवहन प्रणाली नाविक के अंतर्गत अभी तक कुल 8 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। अब ये जो नाविक या IRNSS जो सिस्टम है, इसमें अभी तक टोटल 8 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए गए हैं इस सिस्टम के अंदर। तो नाविक कितने सैटेलाइट से बन के मिला है? ये 8 उपग्रहों से बन के काम करता है और इन 8 में से 3 ऐसे हैं जिनको भू स्थिर कक्षा में, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा गया है। भू स्थिर कक्षा में 3 उपग्रह हैं और बचे हुए 5 जो हैं उनको भू तुल्यकालिक कक्षा में, यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है। ठीक है, तो 3 तो भू स्थिर कक्षा में है और 5 सैटेलाइट, 5 उपग्रह भू तुल्यकालिक कक्षा में है। अब नाविक नौवहन प्रणाली का उपयोग, भाई ये नाविक जो नौवहन प्रणाली है भारत सरकार की या हमारे देश की, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, स्थलीय, हवाई व समुद्री नौवहन हेतु सबसे पहला उपयोग होता है इसका स्थलीय यानी धरती से जुड़ा हुआ, हवाई यानी हवा से जुड़ा हुआ, समुद्री यानी समुद्र से जुड़ा हुआ। तीनों ही जल, थल और वायु, तीनों प्रकार का नौवहन इस नाविक नौवहन प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है। दूसरा उपयोग मैपिंग और भू सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तीसरा उपयोग आपदा प्रबंधन में किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो ना, कई बार बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, इस पूरे क्षेत्र में कहीं तूफान आ रहा हो या कहीं सुनामी की आशंका हो, कहीं भूकंप आ गया हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपदा प्रबंधन में। दूसरा, मोबाइल फ़ोन में नौवहन हेतु आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मैन जो है, आम नागरिक देश का, वो क्या करता है, फ़ोन चलाता है। फ़ोन चला के वो गूगल मैप्स, गूगल अर्थ और बहुत सारी चीज़ें, स्विगी से ऑर्डर करना, अपने घर की लोकेशन सेंड करना, तभी तो खाना आता है आपके घर। बिना उसको जानकारी नहीं मिलेगी आपका घर किधर है या आप अभी कहाँ हैं, तो वो कैसे खाना पहुँचाएगा आप तक। फिर कैब बुक करते हैं आप, ओला वगैरह की, उबर वगैरह की, वो ड्राइवर और बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं, सर्विसेज हैं जिनके अंदर हम इस नाविक नौवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, सटीक समय निर्धारण में, एकदम एक्यूरेट जब टाइम निर्धारित करना होता है, एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए, अणु घड़ियों का इस्तेमाल करते हुए, तभी भी ये नाविक नौवहन प्रणाली का उपयोग होता है। और वाहनों की ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट में भी होता है। अब वाहनों की ट्रैकिंग क्या होती है, जैसे जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कार वगैरह हैं, आप देखते होंगे दिल्ली, मुंबई वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में किसी भी टैक्सी स्टैंड से आप टैक्सी बुक करते हैं, तो जो उस
टैक्सी का ओनर होता है, मालिक होता है, वो किसी ड्राइवर को रखता है, खुद तो चलाता नहीं है टैक्सी, उसके पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, 100-200 गाड़ियां। तो उन टैक्सीज में जो ड्राइवर होते हैं वो क्राइम ना कर पाए या गाड़ी को गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए उनके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है उन टैक्सीज के अंदर। और उनको जो उनका ओनर होता है टैक्सी का, उसको पता होता है कि हाँ भाई, वो देख सकता है कि मेरी फलान नंबर की टैक्सी, ये नंबर की गाड़ी में जिसमें ये ड्राइवर है, इस समय किस हाईवे पे है, कहाँ जा रही है, कौन से होटल में खड़ी है, कौन सी जगह खड़ी है। तो ये होता है वाहनों की ट्रैकिंग। अब फ्लीट मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी समझाता हूँ। फ्लीट मैनेजमेंट क्या होता है? फ्लीट मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। देखो, फ्लीट मतलब होता है ये जितना भी भारी भरकम सामान आपके देश में आता और जाता है ना, समुद्री मार्ग से, हवाई मार्ग से, ये सब फ्लीट होता है। ठीक है, माल भाड़ा। ठीक है, तो जैसे मालगाड़ी में कोयला भर के आ रहा है, या फिर पानी के जहाज से पेट्रोलियम आ रहा है, या फिर और कोई वस्तु आ रही है या जा रही है, आयात हो रहा है या निर्यात हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, समझ गए होंगे फ्लीट मैनेजमेंट। अब चलिए आगे देखते हैं। आखिरकार भारत को नाविक को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब ये भी बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, जब अमेरिका जैसे विकसित देश ने जीपीएस जैसी एकदम सुपर डुपर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, तो फिर इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने अपना खुद का रीजनल, क्षेत्रीय नौवहन प्रक्रिया जिसका नाम नाविक है, उसको विकसित किया? अब इसके भाई बहुत सारे रीज़न हैं। देखो, पहला रीज़न तो ये कि नौवहन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने ऐसा किया कि नौवहन नेविगेशन के एरिया में इंडिया जो है किसी पे निर्भर ना रहे, दूसरे देश पे, खुद ये सारे काम कर पाए। इसके लिए इसने अपना खुद का क्षेत्रीय नौवहन तंत्र नाविक नाम से बनाया भारत ने। ठीक है, दूसरा डेटा सुरक्षा के लिए। अब देखो, अगर हम अमेरिका की जीपीएस सैटेलाइट यूज़ करते, जीपीएस सर्विसेज का यूज़ करके हमारी गवर्नमेंट अपने काम करती, तो जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन थी, जो डेटा था, वो लीक हो सकता है। अमेरिका के हाथ में उसका कंट्रोल है। मैंने बताया था जीपीएस का कंट्रोल अमेरिकन एयरफोर्स के हाथों में है, तो वो इस डेटा को देख सकती हैं, चाहे तो बिल्कुल देख सकती हैं। ठीक है, तो डेटा सिक्योर नहीं हो पाएगा, इसलिए अपना खुद का नाविक नाम से नौवहन तंत्र डेवलप किया गया भारत के द्वारा। और उसका दूसरा उद्देश्य क्या था? जो हमारा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा, बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए, जो सीमा पे जितना भी बॉर्डर मैनेजमेंट है, उसके लिए भी भारत को ये चीज़ करनी पड़ी। बेहतर भू सर्वेक्षण के लिए, भूमि का जो सर्वे करते हैं, ठीक है, उसके लिए इंडिया को नाविक सिस्टम बनाना पड़ा। बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए, जो आपदाएं नेचुरल या मैन मेड जितनी भी क्लैमिटीज आती हैं हमारे देश में, उनको मैनेज करने के लिए। और शार्क देशों में इस कारण भारत का कद भी बढ़ा है। ठीक है, भारत ने खुद ऐसी जबरदस्त नाविक नाम से बिल्कुल फुल फ्लैज्ड नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया है खुद का, रीजनल बेस पे। तो ये कार्य करके इंडिया की अपनी साख जो है, कद, इसकी वैल्यू, इसका आदर सम्मान शार्क देशों में बढ़ा है बिल्कुल। और लास्ट में क्या हुआ है? रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई है। देखो, रेवेन्यू में वृद्धि कैसे हुई भाई? जरूरी थोड़ी है हर किसी देश के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम हो। बहुत सारे, अभी भी यहाँ पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो अभी भी बहुत सारे, मोर देन 40-60% कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो किसी मित्र देश से या किसी पड़ोसी देश से वो सर्विसेज लेते हैं, या किसी ऐसे देश से वो सर्विस लेते हैं जिन पे उनको भरोसा हो कि हाँ भाई, हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा, हमारी इंफॉर्मेशंस, हमारी जानकारियाँ सेफ रहेंगी। तो जब वो हमारे देश से, जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, और भी बहुत सारे देश हैं, अफगानिस्तान, जो हमारे साथ, बहुत सारे देशों का दोस्तीपूर्ण व्यवहार है हमारे देश के साथ, तो वो लोग जब हमारी इन सेवाओं को यूज़ करते हैं, नाविक की सेवाओं को,
तो उनको हमें कुछ फीस देनी पड़ती है, चार्जेस देने पड़ते हैं, तो उनसे हमारे देश को क्या होता है, इनकम होती है, तो रेवेन्यू में वृद्धि हुई ना। तो इसी तरीके से ये मैंने एक उदाहरण दिया है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिस तरीके से रेवेन्यू में वृद्धि करता है नाविक जो नौवहन तंत्र है ये। तो ये रहा भारत के सभी कारण नाविक को बनाने के लिए। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जिसका नाम है गगन। अब ये गगन क्या है भाई? गगन की फुल फॉर्म है जीपीएस एडिड जियो एगुमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, गगन, जीपीएस एडिड जियो एगुमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ओके, ये हिंदी में भी मैंने लिख के दिखाया है आपको, जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ओके, ये क्या है, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, इनकी संयुक्त परियोजना है। अब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, ये भारत सरकार की एक संस्था है जो कि भारत के अंदर एयरपोर्ट्स वगैरह की देखरेख करती है और उनके संबंध में नियम और कानून कायदे बनाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इन दोनों संस्थाओं की, किसकी, इसरो की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त परियोजना है क्या, गगन। फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब गगन जो है ये क्या है, उपग्रहों व ग्राउंड स्टेशन से युक्त प्रणाली है। गगन जो प्रणाली है, इस प्रणाली में उपग्रह हैं और क्या है, ग्राउंड स्टेशन यानी अर्थ पर लैब्स हैं वो, और उपग्रहों का एक संयुक्त प्रणाली है गगन, जो क्या करती है, जीपीएस संकेतों का उन्नयन करती है। ठीक है, जीपीएस संकेतों का एनहांसमेंट करती है, उन्नयन करती है, जिससे उनकी गुणवत्ता और सटीकता में वृद्धि होती है। ये जो गगन प्रणाली है जिसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ये क्या करती है, जीपीएस के जो संकेत हैं उनको एनहांस करती है, उनकी क्वालिटी बढ़ाती है, उन्नयन करती है उनका, और इस कारण से क्या होता है, उन संकेतों की एक्यूरेसी में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही। अब देखिए, ये जो प्रणाली है गगन, इससे क्या होता है, भारतीय उड़ान और सूचना क्षेत्र में बेहतर नौवहन सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। जो इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन सिविल एयरलाइंस का जो उड़ान क्षेत्र है, उसके अंदर नेविगेशन सर्विसेज को बेहतर किया जा सकेगा गगन प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए। गगन के उपयोग देख लेते हैं, वायु परिवहन में, एयर ट्रैफिकिंग में। एयर ट्रैफिकिंग क्या होता है सर? भाई, जिस तरीके से रोड ट्रैफिक होता है जहाँ पे रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट्स, ऑरेंज लाइट्स लगी होती हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है जो कंट्रोल करती है कि कब कौन सी गाड़ी चलेगी, कौन सी गाड़ियाँ रुकेंगी, उसी तरीके से वायु परिवहन भी होता है। लेकिन ऊपर जाके पुलिस तो खड़ी हो नहीं सकती, तो ये वायु परिवहन जो होता है ये सिग्नल्स, संकेतों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से, नौवहन तंत्र के माध्यम से होता है। कौन सी फ्लाइट कितनी हाइट पे है, अभी फिलहाल कहाँ उड़ रही है या कहाँ पे लैंड कर रही है, कौन से शहर के ऊपर से निकट उड़ के जा रही है, ये सभी चीज़ें वायु परिवहन जो है ये नौवहन तंत्र के अनुसार गगन का उपयोग करके किया जाता है। गगन का दूसरा उपयोग है जेमिनी में। अब ये जेमिनी क्या है, जेमिनी की फुल फॉर्म क्या है? जेमिनी की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन, ये गगन अनेबल्ड मरीन्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस जेमिनी एप्लीकेशन में भी गगन का प्रयोग किया जाता है, गगन प्रणाली का। फिर मिसाइल नौवहन में, मिसाइल का जो नौवहन होता है मिसाइल नेविगेशन में। मिसाइल नेविगेशन क्या होता है भाई? मिसाइल नेविगेशन आपको बताऊं, जैसे इंडिया ने, मान लो कि इंडिया ने अमेरिका या किसी अन्य कंट्री के ऊपर मिसाइल छोड़ना है और मिसाइल किसी पर्टिकुलर जगह पे स्ट्राइक करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसको एक नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा मिसाइल को, वो उसको गाइड करेगी
वो उसको रास्ता बताएगी कि भाई ये जो चीज़ है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप विस्फोट होना चाहते हैं, ये इस जगह लोकेटेड है। समझ रहे हो? इस धरती के इस लोकेशन में, इस लॉन्गिट्यूड, इस लैटिट्यूड, यानी कि इस अक्षांश देशांतर में इस जगह पर है। और वो सारी चीज़ें जो रास्ता दिखाएगी, नेविगेट करेगी उस उस मिसाइल को, वो कौन करेंगे? वो ये जो नौवहन तंत्र है यही करते हैं। ठीक है, तो गगन का जो है यूज किस में किया गया था? ब्रह्मोस नाम की जो भारत के पास मिसाइल है, इंडिया की मिसाइल है ना ब्रह्मोस, ब्रह्मोस के नेविगेशन सिस्टम में इस गगन प्रणाली का यूज हुआ है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी ये चीजें। फिर अगला उपयोग है वन सर्वेक्षण में। वन क्षेत्र हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, उनका सर्वे करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक के वन विभाग ने इस गगन प्रणाली का उपयोग किया था। ओके, देखिए अगर आप हमारे इस वीडियो को, इसके 300 लाइक का टारगेट पूरा कर देते हैं तो हम आगे इस विषय पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये विषय पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ये टॉपिक। ओके, तो जल्दी से जल्दी 300 लाइक का टारगेट है, फटाफट लाइक दबा के कंप्लीट करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें, इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने को उत्साहित करता है। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को ऑल पर तुरंत अभी सेट कर लें। राजस्थान जीके के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट राजस्थान जीके को ज़रूर देखें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, खास करके इस वीडियो में जो पीडीएफ यूज़ हुई है उसको हमने बहुत मेहनत रिसर्च से बनाया है, तो उसके लिए आपसे मात्र और मात्र केवल 20 रुपये चार्ज लिया जा रहा है पेटीएम के थ्रू। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको नंबर दिया है, एक मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पर आप 20 रुपीज़ पेटीएम करके उसी मोबाइल के उसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप ये सब कार्य कर लेंगे, स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेंगे, पेमेंट 20 रुपीज़ करके, आपको ये जो पीडीएफ है, पूरी जानकारी जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताई, ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए प्लीज़। ओके, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।